गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जो सवाल आए उसके बारे में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज का पहला सवाल है कि मैम, मेरे बच्चेदानी के परिवार नियोजन का ऑपरेशन को 5 साल हो गया है। मैं फिर से माँ बनना चाहती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं? अगर आपका कुटुंब नियोजन का ऑपरेशन हो गया है, जिसे नसबंदी का ऑपरेशन कहते हैं, और अभी आपको अगर प्रेगनेंसी रखना है तो ट्यूबल रिकैनलाइजेशन कहते हैं, यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब है जिसको हम कट करते हैं या तो वहाँ पे एक रिंग बिठा देते हैं। तो अगर रिंग है तो उसको भी निकाल के दोनों बाजू के ट्यूब्स के एंड जो रहते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, जिसको हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। तो ट्यूबल रिकैनलाइजेशन यानी कि आपकी जो ट्यूब है जो आइदर कट की है या रिंग बिठाई है उसको वापस खोल देते हैं, और ये ट्यूब खोलने का जो ऑपरेशन होता है यह एक ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपको नेचुरली कंसीव करना है तो ये कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है कि आजकल अभी जो आधुनिक युग है कि काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनको ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं करवाना है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी 100% आपके फेलोपियन ट्यूब्स ओपन हो जाएंगे, या जनरली ऑपरेशन के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आजकल जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, कि अगर पेशेंट को ऐसा है कि ऑपरेशन नहीं करवाना है और प्रेगनेंसी रखना है तो आपके लिए IVF का जो ऑप्शन है वह काफ़ी हद तक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि जनरली जो पेशेंट है उनका एज भी हो चुका होता है, उनका जो ओवेरियन रिजर्व जो है, ओवरीज में जो अंडे बनने की जो क्षमता होती है वह भी कम हो जाती है। सो IVF की जो प्रोसीजर है उसमें अंडे की क्वालिटी कैसी है वह भी पता चलता है, एम्ब्रियो जो डेवलप होता है उसका क्वालिटी भी पता चलता है, और आपको प्रेगनेंसी में सक्सेस रेट कितना पॉसिबल है वह भी IVF ट्रीटमेंट के द्वारा पता चल सकता है। ओके। अगला सवाल है कि मैम, समर में बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? पहले तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि समर में या तो विंटर में ही ऑपरेशन करना चाहिए। यहाँ पे जस्ट एज अ जोक कि अगर कोई ऐसी कंट्री में रहता है कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट है तो क्या वहाँ पे लोग अपने ऑपरेशन नहीं करवाते हैं। सो यही चीज़ लागू पड़ती है कि अगर समर है, विंटर है या तो रेनी सीज़न है, तो आपका जो सर्जरी जो है, बच्चादानी का जो ऑपरेशन है, उसका कोई भी सीज़न के साथ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जनरली ऐसा होता है कि पहले के जो ज़माने में ऑपरेशन होता था वह टाँके वाला ऑपरेशन होता था, जिसमें ऑलमोस्ट 9 से 10 सेंटीमीटर का कट लगता था, और सारे जो एब्डोमेन के जो लेयर्स होते हैं वो भी कट होते थे, उसको हम स्टिचेस करते थे। और अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि लेप्रोस्कोपिक यह सर्जरी पॉसिबल है। लेप्रोस्कोपी में हार्डली 1.5 से 2 सेंटीमीटर का कट होता है। तो आप सोच सकते हो कि अगर कोई 10 सेंटीमीटर का कट है और कोई 2 सेंटीमीटर का कट है, तो ऑब्वियसली जो छोटा कट रहेगा उसको हील होने के लिए कम समय लगेगा, लेकिन अगर बड़ा कट है तो उसको हीलिंग के लिए ज़्यादा समय लगता है। तो पहले तो ये एक चीज़ है। और दूसरा है कि अगर समर जो है कि जब भी पसीना ज़्यादा होता है, गर्मी का माहौल होता है, तो आपका जो स्टिचेस लाइन है वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हीट और पसीना और उसकी वजह से। लेकिन आजकल हम जो सर्जरी करते हैं वह लेप्रोस्कोपी द्वारा होती है। लेप्रोस्कोपी के जो स्टिचेस या तो जो कट लगता है उसमें उसकी जो जगह होती है वह भी पेट के ऊपर के भाग में होता है। उसका जो हीलिंग होता है वह भी बहुत फास्ट होता है। सो अभी समर, विंटर या कोई भी सीज़न के साथ आपका बच्चेदानी का ऑपरेशन को रिलेट हम नहीं करते हैं। 365 दिन में कोई भी दिन आप अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। ओके। अगला सवाल है कि मैम, आई एम 30 ईयर ओल्ड, मेरी एक बेटी है, मुझे 3.3 बाई 4.5 सेंटीमीटर का फाइब्रोड है। मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर क्या आगे जाके मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? अभी आपने जो बताया है कि 3.5 सेंटीमीटर का फाइब्रोड है, और अगर आपको एट प्रेजेंट कोई भी समस्या नहीं है तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि काफ़ी सोनोग्राफी करवाते हैं पेशेंट की, किडनी में स्टोन आया है और सोनोग्राफी होती है।
और पता चलता है कि यूट्रस में छोटा सा फाइब्रॉइड का गांठ भी है। सो हर फाइब्रॉइड को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैं हमारे पेशेंट को भी बोलती हूँ कि हर रिपोर्ट को ट्रीटमेंट नहीं देना है, जो हमें ट्रीटमेंट देना है वो पेशेंट को देना है। तो अभी 5 पेशेंट है, पाँचों के पाँचों पेशेंट को फाइब्रॉइड है, लेकिन उनकी जो समस्या है, उनकी जो सिम्टम है, उनकी जो तकलीफ़ है वो अलग अलग हो सकती है। सो हमें जो ट्रीटमेंट देना है वो पेशेंट की प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट देना है, ना कि पेशेंट के रिपोर्ट को ट्रीटमेंट देना है। सो एट प्रेजेंट 3.5 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड है, कोई तकलीफ़ नहीं है तो उसे कुछ नहीं करना है। यदि आपको कंसीव करना है, फाइब्रॉइड की जो पोजीशन है वो यूट्रस के मिडल या तो बाहर के लेयर में है, तो इजीली आप कंसीव भी कर सकते हो। यदि आपको हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है तो उसको भी हम मेडिसिन वगैरह देकर कंट्रोल कर सकते हैं। सो एट प्रेजेंट यह जो 3.5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है उसको लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अगला सवाल है कि आईवीएफ के दौरान जो सोनोग्राफी करते हैं वो क्या पेनफुल होती है? आईवीएफ के दौरान आपकी जो सोनोग्राफी की जाती है जनरली योनि मार्ग से होती है, जिसे ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं हम। और यह जो सोनोग्राफी होती है इसमें जेल यूज़ होता है। सो एज सच वहाँ पे कोई पेन नहीं होने वाला है। हालांकि जो पेशेंट है जिनको वेजिनिस्मस की प्रॉब्लम है उसमें माइल्ड पेन हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसे पेशेंट में हम जो जेल रहती है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, और बिकॉज ऑफ जेल ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट वजाइना में पेन होने की संभावना बहुत कम होती है। अगला सवाल है कि मैम मेरी राइट साइड की ट्यूब ब्लॉक है तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? मेरी शादी को 9 साल हो गए तो मुझे नेचुरली प्लानिंग करना चाहिए या आईयूआई में कर सकती हूँ? राइट साइड की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और 9 साल हो गए आपके शादी को, अभी तक कंसीव नहीं हुआ है, तो पहले तो आपका एक अच्छा डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी जिसे हम कहते हैं, डायग्नोस्टिक हिस्ट्रो लेप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन की जांच होनी बहुत ही ज़रूरी है। राइट साइड की फेलोपियन ट्यूब कौन से लेवल पे ब्लॉक है, कि कॉर्नियल एंड में ब्लॉक है या फिम्ब्रियल एंड में है या मिडल में है ब्लॉक, यह जानना ज़रूरी है। यह जो ब्लॉक है वो किस वजह से है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वह भी जानना इतना ही आवश्यक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नेचुरली प्लान कर ही रहे होंगे, क्योंकि 9 साल आपके शादी को हो चुके हैं, सो नेचुरली अगर आप प्लान करते हो और 5 to 10% चांसेस है, तो अगर आपकी एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो यह चांसेस 50% हो जाते हैं। यानी अगर किसी पेशेंट के नेचुरली कंसीव होने के चांसेस 10% है, दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है तभी, तो आपके यह चांसेस 5% हो जाते हैं। प्लस 9 साल यानी काफ़ी लंबा समय निकल गया है, तो आई थिंक बेटर है कि आप अपना एक लेप्रोस्कोपी का जांच करवा लीजिए, जिसमें पता भी चलेगा कि ब्लॉक क्यों है, अंदर पानी भरा है, सूजन है, कोई इन्फेक्शन है, उसका ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। और उसके बाद आपके लिए आईयूआई या तो आईवीएफ का ऑप्शन बेस्ट रहेगा, क्योंकि जनरली एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो दूसरी फेलोपियन ट्यूब में भी डैमेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। सो यदि 9 साल का समय है, आपको अगर कंसीव जल्दी करना है तो आईवीएफ विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओके, अगला सवाल है कि मेरी उम्र 30 साल है, मुझे पेशाब करते समय दिक्कत होती है। पेशाब करने के 30 सेकंड के बाद पेशाब थोड़ा थोड़ा लीक होता है 2 से 3 मिनट तक, और मुझे बहुत गलत महसूस होता है। तो क्या है इसका उपाय, इसका कोई उपचार है या नहीं? मैं बहुत सारी हॉस्पिटल में इसके लिए इलाज करा चुकी हूँ। पेशाब में थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है 30 सेकंड के बाद थोड़ा थोड़ा 2-3 मिनट तक रहता है ऐसा। ओके, सो जनरली पहले तो आपका उम्र कितना है वो आपने शायद मेंशन 30 साल की उम्र है। और जनरली 30 साल की उम्र में अगर आपको यह प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत ही हाई चांसेस है कि कहीं ना कहीं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है यंग एज में। तो पहले तो आपका यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन कल्चर की रिपोर्ट करनी आवश्यक है। एक सोनोग्राफी कि अगर कोई स्टोन वगैरह है, छोटा सा ऐसा कंक्रीशन वगैरह है, तो वह एक रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर यह सारे रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल आते हैं तो आप एक यूरोडायनामिक स्टडी करवा सकते हैं, और उसका जो रिपोर्ट आएगा वह हिसाब से आपको हम आगे गाइड कर सकते हैं। अगला सवाल है कि मेरी वाइफ को ऑपरेशन के बाद एक साइड पेट में दर्द ज़्यादा होता है, बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद उसको पेट में ज़्यादा दर्द होता है, तो क्या करना चाहिए? बच्चेदानी का ऑपरेशन के बाद उसको पेट में दर्द रहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
बच्चेदानी यानी कि यूट्रस रिमूवल का सर्जरी हुआ है और उसके बाद पेट में दर्द हो रहा है, सो मोस्ट प्रोबेबली पहले तो किस रीज़न से ये दर्द हो रहा है वह जानना ज़रूरी है। काफ़ी बार ऑपरेशन के बाद झाले बन जाते हैं, किसी का ऐसा तासीर है, टेंडेंसी है झाले बनने का, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इवन काफ़ी पेशेंट हम देखते हैं कि उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट साफ नहीं होता है, तो इस वजह से भी आपको पेड़ों के भाग में दर्द हो सकता है। और तीसरा है कि यूरिन में इन्फेक्शन अगर होता है तो इसकी वजह से भी पेन हो सकता है। सो आपका एक सोनोग्राफी अगर हो जाता है तो काफ़ी सारे जो चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी और वह हिसाब से आपको मेडिसिन वगैरह गाइड कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कि लेप्रोस्कोपी का ऑपरेशन हुआ है, उसमें फ्रोजन पेल्विस दिखाया है और हमें आईवीएफ सजेस्ट किया है, पर अगर अभी हमारे पास पैसे नहीं है, अगर हम आईवीएफ में नहीं जाते और थोड़ा इससे 4 साल पहले भी हमारा 2 बार आईवीएफ साइकिल हो चुका है, तो हमें थोड़ा टाइम लेके अगर बाद में ऑपरेशन आईवीएफ करवाते हैं तो क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है फ्रोजन पेल्विस की वजह से? फ्रोजन पेल्विस यानी ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस हम कहते हैं, और जनरली जो तकलीफ़ होती है एंडोमेट्रियोसिस में वह यह है कि आपकी जो ओवरीज है उसका रिजर्व उस साइड की जो क्वालिटी होती है, इवन आपके यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग बनता है वहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं वह भी काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो एक तो आपके एग्स की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा कि अगर हम डोनर एग भी अगर यूज़ करते हैं तो भी इम्प्लांटेशन में भी तकलीफ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक आपको रुकना नहीं चाहिए ज़्यादा समय तक और एज अर्ली एज पॉसिबल आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, अगला सवाल है कि मेरे 2 सीजरियन हो चुके हैं, दूसरे सीजरियन के साथ नसबंदी का ऑपरेशन भी हुआ था, मेरी उम्र 27 ईयर है, मुझे ये ऑपरेशन खुलवाना है, तो क्या मैं ये खुलवा सकती हूँ? और उसके साथ तो मैं अगर मैं प्रेगनेंसी भी कंसीव करूँगी तो उसके साथ मेरे 4 ऑपरेशन हो जाएंगे, तो मैं क्या ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? नसबंदी का ऑपरेशन हुआ है यानी कि ट्यूबल लाइगेशन जो प्रोसीजर हम कहते हैं वो आपका ऑलरेडी हो चुका है, अभी आपको कंसीव करना है। 2 बार सीजेरियन भी हुआ है, 2 बार ऑलरेडी सीजेरियन हो चुका है, तो जनरली हम एडवाइस करते हैं कि 2 से ज़्यादा सीजर नहीं होना चाहिए। बहुत ही ऐसा है कि नहीं 3 बच्चे चाहिए ही चाहिए, तो आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके और एक रिस्क लेकर आप 3rd सीज़र के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि ऑलरेडी 2 सीज़र हो चुके हैं, प्लस ये अगर ट्यूब जो आपका ऑलरेडी सर्जरी हो चुका है उसको खोलने की सर्जरी करेंगे तो वो भी एक ऑपरेशन हो जाएगा, और उसके बाद आपको प्रेगनेंसी रुका और उसमें अगर सीज़ेरियन आता है तो यह बहुत ही एक मेजर रिस्क हो जाता है। आपकी जो बच्चादानी होती है वो ऑलरेडी वीक हो जाती है, जितना ज़्यादा सर्जरी होगा उतना ज़्यादा वो वीक होती है। बच्चादानी फटने के यानी कि रप्चर यूट्रस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसमें आपकी जान को खतरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगर आपको तीसरा बच्चा नहीं चाहिए तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको बहुत ही इच्छा है कि तीसरा बच्चा चाहिए तो आइदर आप आईवीएफ का ऑप्शन लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप कंसीव करना चाहते हैं नेचुरली ट्यूब का ऑपरेशन करवा के या तो ट्यूबल रिकैनलाइजेशन के बाद, तो आपकी जान को बहुत ही खतरा रहेगा। आप बहुत ही बोलते हैं ना कि रेगुलर फॉलोअप वगैरह रख के आपके रिस्क पे आप यह डिसीजन ले सकते हैं। ओके, अगला सवाल है बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, उसके 7 दिन के बाद जो रूटीन चेकअप रहता है उसमें हम जाते हैं, तब अगर रास्ता खराब रहता है तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती ना स्टिच में? बच्चादानी के बाद ऑपरेशन के 7 दिन के बाद जो फॉलोअप रहता है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना रास्ता खराब होने की वजह से? नहीं, बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ है और आप जब भी फॉलोअप विजिट के लिए जा रहे हो और जो रास्ते से आप जाने वाले हो वह रास्ता अगर ख़राब है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन आप जो व्हीकल यूज़ करते हो, आपके जो ड्राइवर वगैरह रहेंगे या जो भी आपके फैमिली मेम्बर रहेंगे, उनको बोल सकते हैं कि थोड़ा आराम से जाना है, जो भी बम्प वगैरह रहते हैं, जर्क वगैरह कम लगे, ऐसी कोशिश करनी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कोशिश की है आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने की। अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तमारा। थैंक यू।